नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारी हिंदी क्लास में। तो बच्चों, आज हम हमारी हिंदी की क्लास में करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक। ये अभिव्यक्ति और माध्यम है, ये हमारी 11वीं और 12वीं कक्षा में है। इसके बारे में बच्चों के मन में थोड़ा सा डर है, इसको समझ नहीं पाते हैं बच्चे। तो आज हम देखते हैं कितनी आसानी से हम इसे कर पाते हैं। तो मैं पूरी कोशिश करूंगी आपको इसके बारे में समझाने के लिए। तो आइए आज हम करते हैं अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक में जो 12वीं कक्षा का पहला अध्याय है, विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना अभिव्यक्ति और जो माध्यम पुस्तक है उसके बारे में। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ अभिव्यक्ति और माध्यम है क्या। ये हमारी 11वीं और 12वीं कक्षा में ही लागू है, 9वीं 10वीं में नहीं है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं अभिव्यक्ति का अर्थ क्या होता है। अभिव्यक्ति यानी हम अपने मन की बात को, अपने मन के भाव को किस प्रकार दूसरों के सामने व्यक्त करते हैं, वही होगी अभिव्यक्ति। अब सबसे बड़ी बात देखने वाली ये है कि अभिव्यक्ति सबकी अलग अलग होती है। सबका बात करने का तरीका, अपने मन के विचार प्रस्तुत करने का तरीका, लिखने का तरीका सबका अलग अलग होता है। तो सबकी अभिव्यक्ति अलग तरीके से होगी। अब आप एक उदाहरण ही ले लीजिए। मान लीजिए कोई घटना घटित हो जाती है और 5 अलग अलग व्यक्तियों को अगर हम बुलाकर पूछेंगे तो वो उस घटना का अपने तरीके से वर्णन करेंगे। कोई उसको बिल्कुल सीधा सपाट बता देगा कि ऐसे था, ये घटना घटित हुई और ये इसका। कईयों की आदत होती है उसको बिल्कुल इस तरह बताते हैं कि मानो हमारे आंखों के सामने वो दृश्य ही उपस्थित हो जाता है। कईयों की आदत होती है कि नमक मिर्च लगा के बात को बढ़ा चढ़ा कर करते हैं। तो ये उनका अपना तरीका हुआ ना। तो वही बात हमारे अंदर इस पुस्तक में भी होनी चाहिए कि हम अपनी बात को किस प्रकार दूसरों के सामने व्यक्त करते हैं। कोई मुश्किल नहीं है। बच्चे किताबी भाषा का रट्टा लगाते हैं, बिल्कुल रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ जरूरत है आपको इसको समझने की। है क्या ये, इसको आप एक बार समझ लो, फिर बताना तो आपको है ना अपने तरीके से कि आपको क्या समझ में आया और ये क्या है। तो वही आज हम करेंगे, अभिव्यक्ति एवं माध्यम। माध्यम मतलब जिस माध्यम से हम अपनी बात प्रकट करते हैं। जरिया क्या है, तो बात करने का माध्यम भी अलग अलग होते हैं। किसके माध्यम से हम बात कर रहे हैं, बात करने का भी हमारा, देखो हम अपनी बात कई तरीके से रखते हैं। एक तो मौखिक तरीके से एक दूसरे से आमने सामने बात कर रहे हैं, मौखिक बात हो गई। कई बार हम संकेत से भी बात कर देते हैं, जैसे सामने कोई आया, हमने गर्दन झुका दी, नमस्ते, या फिर हमने हाथ जोड़ दिया, तो वो सांकेतिक भाषा में भी हो जाता है। कई बार क्या करते हैं, हम लिखकर भी अपनी बात प्रकट करते हैं, तो वो लिखित में भी आ जाता है। तो ये ही माध्यम है हमारे। तो आज हम जो ले रहे हैं विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। अब हमारे जो अभिव्यक्त करने का तरीका है वो कई माध्यम है और उसके जो माध्यम है उन्हीं के बारे में आज हम बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगी संचार। मैंने ये मुख्य बिंदु बना लिए हैं। अगर आप इसको समझ जाओगे ना इन्हीं बिंदु के द्वारा, तो प्रश्न आपको बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संचार। संचार यानी कि जन संचार का माध्यम होता है, वही बात होगी। संचार क्या होता है? संचार का अर्थ होता है हमारे मन की बातें या सूचनाओं का एक दूसरे के साथ सफल आदान प्रदान करना। कोई बात हम किसी को बता रहे हैं, उससे उसके बाद दोबारा वो बात हमें मिल रही है, तो किस प्रकार हम अपनी उन सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहे हैं, वो संचार कहलाता है। तो वही आज हम करेंगे, जन संचार के विभिन्न माध्यम। कौन कौन से माध्यम है जिनके द्वारा हम अपनी बातें एक से अधिक लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो उसके 4 माध्यम है। पहला है हमारा प्रिंट माध्यम। प्रिंट यानी छपाई, छपी हुई जो सामग्री उसके द्वारा वो हम बात करना है। दूसरा हमारा है रेडियो। रेडियो के द्वारा भी हम अपनी सूचनाओं को, अपनी बातों को एक दूसरे से प्रकट कर सकते हैं। तीसरा हमारा है टीवी। टेलीविजन भी एक सशक्त माध्यम है जिसके द्वारा सूचनाओं का आदान प्रदान किया जा सकता है। और इंटरनेट, ये अभी बहुत ही अधिक तेजी से चल रहा है। इंटरनेट के माध्यम से तो हम बहुत तीव्र गति से अपनी सूचनाएं एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा सकते हैं। आज हम जब बात कर रहे हैं वो बात करेंगे हम प्रिंट माध्यम की। प्रिंट माध्यम यानी कि छपी हुई सामग्री। प्रिंट माध्यम के द्वारा किस प्रकार हम अपनी बातें, अपनी सूचनाएं
एक स्थान से दूसरे स्थान तक या एक साथ बहुत सारे लोगों तक किस प्रकार पहुंचा सकते हैं, वही बताएंगे। जो हमारा प्रिंट माध्यम है, ये जितने भी 4 माध्यम है, इन चारों में से सबसे प्राचीनतम माध्यम हमारा प्रिंट माध्यम है, सबसे पुराना माध्यम है। सबसे पहले लिखकर ही हमने सूचनाओं का आदान प्रदान करना आरंभ किया था। ये रेडियो, टीवी, इंटरनेट ये तो बाद में आए। तो सबसे प्राचीन जो हमारा माध्यम है वो है प्रिंट माध्यम। तो सबसे पहले प्रिंट की जो शुरुआत हुई थी वो चीन में हुई थी। आप याद रखोगे, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो हमारी अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक है, इसमें से 15 नंबर के आएंगे, आपको 15 नंबर के प्रश्न आएंगे। 2 प्रश्न तो आएंगे आपके 6-6 नंबर के, और 3 प्रश्न आएंगे आपके 1-1 नंबर के। वो 3 प्रश्न आप किसी भी रूप में पा सकते हो, या तो ऑप्शन भी दिए होंगे, मल्टीपल चॉइस में भी आ सकते हैं, या फिर 1 वर्ड आंसर भी हो सकता है वो, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में भी आपको ये दे सकते हैं। इसलिए इन छोटी छोटी बातों का भी नोट करना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं जो ये छोटी छोटी बातें आपको बता रही हूँ, इनको आप नोट कर लीजिए एक कागज पर 1-1 नंबर के क्वेश्चन के लिए, तो आपको वो भी MCQ भी हो जाएंगे। तो हम बात कर रहे थे प्रिंट माध्यम की शुरुआत। तो प्रिंट माध्यम की शुरुआत सबसे पहले हुई थी चीन में। वास्तविक शुरुआत तो इसकी चीन में हुई थी, लेकिन चीन में शुरुआत हुई थी, इतना विकास नहीं हो पाया था इसका। चीन से होता हुआ प्रिंट माध्यम पहुंचा था यूरोप में। यूरोप यानी कि जर्मनी। जर्मनी के जो गुटेनबर्ग थे, उन्होंने इसका आविष्कार किया था छपाई, और वहां से होता हुआ जो प्रिंट माध्यम हमारे भारत पहुंचा। तो आपका ये 1-1 नंबर का भी प्रश्न बन सकता है, कैसे है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लिख सकते हो। अगला जो मैं बता रही हूँ, भारत में जो हमारा पहला छापाखाना था वो गोवा में स्थापित किया गया था सन 1556 में। ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है और कई बार आ चुका है पेपर में, तो इसलिए इस प्रश्न को तो आप लिख सकते हो कॉपी में अलग से 1 नंबर के। तो भारत में सबसे पहला जो छापाखाना स्थापित हुआ था वो गोवा में हुआ था, और 1556 में। और वो किस उद्देश्य से हुआ था स्थापित, वो भी मैं आपको समझाती हूँ कि वहां पर क्या थे, जो मिशनरी थे, वो जो लोग थे अपने धर्म का प्रचार करते थे। धर्म का प्रचार करने के लिए क्या करते थे, अपने धर्म से संबंधित वो पुस्तकें छापते थे, और पुस्तकों के द्वारा वो अपने धर्म का प्रचार करते थे हर जगह पे। इसलिए उन्होंने छापेखाने का आविष्कार किया था, शुरुआत की थी। उसके बाद फिर इसमें काफी गुणात्मक सुधार होते गए। शुरुआत तो गोवा में हो गई, फिर उसमें गुणात्मक सुधार मतलब जो तकनीक है उसमें सुधार होता चला गया। इतनी तरक्की कर दी कि वो बहुत ही विस्तरित हो गई और बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो गई। तो ये तो था हमारे प्रिंट माध्यम का इतिहास कि किस प्रकार प्रिंट माध्यम भारत में आया। अब हम देखते हैं प्रिंट माध्यम के अंतर्गत क्या क्या आता है। प्रिंट माध्यम के अंतर्गत हमारा आता है पत्र पत्रिकाएं या फिर पुस्तकें। पत्र यानी कि समाचार पत्र जो आप रोज पढ़ते हो, पुस्तकें हैं, मैगजीन है, और सिलेबस की पुस्तकें हैं, ये धर्म की पुस्तकें हैं, वो सब ये हमारे प्रिंट माध्यम में आते हैं। और ये जो प्रिंट माध्यम है ये विशेष तौर पर पढ़े लिखे लोगों के लिए ही ज्यादा लाभकारी है, क्योंकि जो पढ़े लिखे लोग हैं वही पढ़ पाएंगे और अनपढ़ लोग तो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब इसमें भी अलग अलग रुचि है। किसी को समाचार पत्र पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, समाचार पत्र पढ़ते हैं, पुस्तकें पढ़ते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं, सबका अपना हेल्प होता है। और इसका क्या फायदा होता है कि ये स्थायी होती है। जो पुस्तकों की प्रिंट माध्यम की जो छपाई होती है वो स्थायी होती है, उसको हम जब मर्जी कभी भी स्पष्ट रूप से पढ़ सकते हैं, उसको हम लंबे समय तक संभाल कर अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। जब हमारा मन करे तब हम उसको पढ़ सकते हैं। अब हमारा मन है, मान लीजिए कि हमें पत्र पढ़ना है, हमें उसका पहले पेज में कोई रुचि नहीं है, हम दूसरा पेज पढ़ लेंगे। लिखा तो नहीं है ना कि पहले ही पढ़ो, लेकिन ऐसा रेडियो में, टीवी में नहीं कर सकते हम, क्योंकि रेडियो में तो एक उसमें ही दिखाएंगे क्रम के अनुसार ही, पहले जो आएगा उसके बाद अगला, उसके बाद हमें वो पूरा ही सुनना पड़ेगा। टीवी में भी हमें वो प्रसारण पूरा ही देखना पड़ेगा। लेकिन पुस्तकों में ऐसा है कि हम अपनी रुचि के अनुसार जो चाहे वो बीच में से भी पढ़ सकते हैं,
या अगर मान लीजिए हमें कभी समझ नहीं आता है कुछ, तो उसको हम दोबारा पढ़ सकते हैं, अच्छे से समझने के लिए उसको दोहरा सकते हैं। लेकिन टीवी और रेडियो में ऐसा नहीं कर सकते, वो प्रसारण निकल गया तो वो निकल गया, वो फिर अगले समय पर ही आएगा। तो इस हिसाब से जो हमारा जो प्रिंट माध्यम है वो सर्वाधिक और सर्वोत्तम है, इसका सबसे ज्यादा फायदा है। तो ये हमारा प्रिंट माध्यम का हो गया। लेकिन प्रिंट माध्यम के लिए हमें बहुत सी सावधानियों का भी ध्यान रखना पड़ता है, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जो चीज हम अपने विचार, हम अपने लेख लिखते हैं वो प्रकाशित होते हैं, और प्रकाशित होने के बाद जब एक बार चले जाते हैं तो वो फिर हमेशा के लिए प्रकाशित हो जाते हैं। तो इसलिए कुछ भी प्रकाशित होने से पहले जो हमने लेख लिखा है या कुछ भी हमने लिखा है उसके प्रति बहुत सचेत होकर हमें ध्यान रखना चाहिए। कोई गलती नहीं, सबसे पहले तो हमें अपनी भाषा शैली का ही बहुत ध्यान रखना चाहिए। हम भाषा शैली कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई गलती तो नहीं है, वर्तनी या व्याकरणिक कोई अशुद्धि तो नहीं है, उस चीज़ का हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। इस तरह की गलतियां नहीं होनी चाहिए। दूसरी, भाषा हमें पाठक के अनुसार रखनी चाहिए। भाषा ऐसी होनी चाहिए, चाहे पत्र है, पत्रिकाएं हैं, कोई भी है, पुस्तक है, उनकी भाषा हमें अपने पाठक को ध्यान में रख के इस्तेमाल करनी चाहिए। जो पाठक है, जो हमारी पुस्तकों को, हमारे पत्र पत्रिकाओं को पढ़ रहे हैं, उसके आधार पर ही हमें भाषा का चयन करना चाहिए। ना तो इतनी जटिल हो कि हमारे पाठक उसको समझ ही ना पाए, और ना इतनी सरल भी नहीं होनी चाहिए कि वो थोड़ी सी सारगर्भित ना लगे। कई बार कहते हैं ना, हमारे जो समाचार पत्र हैं उनकी भाषा एक आम बोलचाल की भाषा होती है, क्योंकि उसको सब पढ़ते हैं, कम पढ़े लिखे लोग भी पढ़ते हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग भी पढ़ते हैं। तो दोनों के हिसाब से ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है जो सबको समझ में आ जाए। पारिभाषिक शब्दों का तो इस्तेमाल देखो वही होगा, लेकिन क्या होता है कई बार ऐसे जटिल शब्द अगर इस्तेमाल कर लिए जाएं तो जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो नहीं समझ पाते हैं कि वो क्या, उसका अर्थ क्या होगा। या फिर बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, वो इंग्लिश मीडियम है, वो भी कठिन शब्दों का अर्थ नहीं समझ पाते हैं। तो समाचार पत्रों की भाषा या पत्र पत्रिकाएं जो भी हैं उनकी भाषाएं हमें अपने पाठक को ध्यान में रखकर ही इस्तेमाल करनी चाहिए, कठिन भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उसके बाद हमें ध्यान रखना चाहिए, जैसे मैं पहले बता रही थी, लेखन में जो भी अशुद्धियां होती है उनको शुद्ध कर लेना चाहिए। प्रकाशित होने से पहले एक बार अच्छे से हमें दोबारा से चेक कर लेना चाहिए। हर एक पत्र है, पत्रिका है या कोई पुस्तक, उन सबकी एक समय सीमा होती है, अर्थात जो समाचार पत्र है वो हर 24 घंटे के बाद आता है। कुछ पत्रिकाएं 15 दिन में आती है, पाक्षिक होती है, 15 दिन का एक समय होता है, पाक्षिक बोलते हैं। कुछ साप्ताहिक होती है, मासिक भी होती है। तो इस चीज का भी हमें निर्धारण पहले ही कर लेना चाहिए कि हम अपने पत्र या पत्रिका का जो प्रकाशन करेंगे उसकी समय सीमा क्या होगी। और आखिरी बात, प्रवाहमयता और तारतम्यता। भाषा हमें ऐसी इस्तेमाल करनी चाहिए कि उसकी प्रवाहमयता बनी रहे। ऐसा ना हो कि वो जो पाठक है उसके साथ तारतम्य ही ना बना पाए। भाषा को पढ़ते हुए शुरुआत हम कुछ कर रहे हैं और अंत होते होते वो कुछ और बन रही है, प्रवाहमयता नहीं बन रही है। तो भाषा की प्रवाहमयता का भी हमें ध्यान रखना चाहिए ताकि जो हमारे पाठक है उसके साथ जुड़े रहे। तो ये तो हो गया हमारा प्रिंट माध्यम। मैं आपको समझाना चाहूंगी विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। उसमें हमारे आ रहे हैं प्रिंट माध्यम, रेडियो, टीवी और इंटरनेट। ये सबके अलग अलग से प्रश्न बनेंगे। आज जो हमने किया है वो प्रिंट माध्यम का किया है। तो प्रिंट माध्यम का ये प्रश्न हमारा हो गया। प्रिंट माध्यम का इतिहास मैंने आपको बता दिया, किस तरह प्रिंट माध्यम की शुरुआत हुई, इसके क्या विशेषताएं होनी चाहिए, प्रिंट माध्यम को लेख लिखने के लिए हमें किस प्रकार का ध्यान रखना चाहिए, किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए, तो वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। तो ये इस प्रकार हमारा प्रश्न पूरा हो गया है प्रिंट माध्यम। तो बच्चे ये तो था आज हमारा विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन में प्रिंट माध्यम। मैंने बहुत ही आसान और सरल तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया है। आप किताबी भाषा को देखकर उसके फेर में मत पड़िए, रट्टा मारने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने जो बिंदु लेकर, जो पॉइंट, मेन पॉइंट लेकर आपको समझाए हैं, उन्हीं को अगर आप दिमाग में धर लोगे तो आपके लिए ये प्रश्न बहुत आसान हो जाएगा। आपको समझ में आ गया है कि प्रिंट माध्यम है क्या। अब बारी है आपकी अभिव्यक्त करने की। वो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, हर एक की अभिव्यक्ति अलग होती है, तो आप उसको अपने शब्दों में अभिव्यक्त कीजिए जो आपको प्रिंट माध्यम के बारे में जानकारी प्राप्त होगी।
आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक और कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।